नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमावत अनअकैडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर। मैंने 3 बार आरएस मेंस का एग्जाम दिया है, 2013 में, 2016 में और 2018 में। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं एमफिल क्वालिफाइड हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। I have appeared in the interview for the post of assistant professor one time in HPSC and one time for राजस्थान यूनिवर्सिटी और मुझे लगभग 1.5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है। Now crack RPSC with India's largest learning platform and this is the Unacademy. How to register for Unacademy? Unacademy के लिए आपको रजिस्टर कैसे होना है? इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी का लेते हैं तो आपको कुछ फायदे होंगे, जैसे कि डेली लाइव क्लास है। डेली लाइव क्लास में आप एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकेंगे, उनके साथ इंगेज हो सकेंगे, उनसे अपने डाउट पूछ सकेंगे और आंसर पोल में भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके बाद में जो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है वहाँ पर आपको अपनी तैयारी को आप लगातार इवेल्युएट कर पाएंगे और इसके लिए अनअकैडमी आपको मॉक टेस्ट और क्विजेज अवेलेबल करवाती है, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सके और अकॉर्डिंगली उसमें सुधार कर सके। यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनअकैडमी पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के अनुसार ही आपको यहाँ पर व्यवस्थित नोट्स मिलेंगे और वो भी सेगमेंट के हिसाब से। और इसके बाद में है अनलिमिटेड एक्सेस। अगर आपने एक बार भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको दोबारा से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी एक सर्टेन पीरियड के लिए। और इस पीरियड में अगर आपने लाइव लेक्चर नहीं देखा है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं अपने कंफर्टनेस के हिसाब से, और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स की क्लास ले सकते हैं, सभी सिलेबस की क्लास ले सकते हैं, सभी एग्जाम्स की क्लास ले सकते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अब हम देखते हैं आरपीएससी की जो फीस स्लाइड्स है आपके सामने। 1 मंथ की दी गई है, 3 मंथ की दी गई है, 6 मंथ की दी गई है, 12 मंथ की दी गई है। 12 मंथ की जो फीस है वो आरपीएससी के लिए होगी 7,000। और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड लाइव आर के अप्लाई करते हैं तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट मिलने के बाद में आपकी जो फीस हो जाएगी 6,300 रुपये। लेकिन इसके लिए आपको लाइव आर के मेरा प्रोमो कोड अप्लाई करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट पाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 12 मंथ के बाद में जो 24 मंथ की जो फीस होगी अन अकेडमी पर, 24 मंथ की अन अकेडमी पर फीस होगी 8,400 रुपये। और इसमें अगर आप मेरा प्रोमो कोड लाइव आर के अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और 24 मंथ वाली है फीस प्रोमो कोड अप्लाई होने के बाद में 7,560 रुपये हो जाएगी। इसलिए प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए लाइव आर के और 10% डिस्काउंट लीजिए अन अकेडमी पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, आरएस एग्जाम एक संपूर्ण विश्लेषण। अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन के आप फाइनल ईयर में हैं, या अगर आपने किसी भी तरीके से आरएस के प्रिपरेशन के बारे में सोच रखा है, आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है और सिलेक्शन लेना है। आप ग्रेजुएट है या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी है, आपने आरएस का प्रिपरेशन करने का सोच रखा है, आप इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और आप इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आरएस का जो पैटर्न है, आरएस का पैटर्न, उसका सिलेबस और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्क्स और स्ट्रेटेजी पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आरएस एग्जाम एक संपूर्ण विश्लेषण में हम आरएस का एग्जाम कैसे होता है इसका पैटर्न देखेंगे, इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक स्ट्रेटेजी पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये आपके सामने राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जो एग्जाम होती है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का आपके सामने नोटिफिकेशन दे रखा है। लेकिन बढ़ने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं आरएसआई एग्जाम के चरण की। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है आरएस प्रीलिम्स, दूसरा चरण होता है आरएस मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण होता है इंटरव्यू साक्षात्कार। प्री का एग्जाम 150 नंबर का होता है और यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के हिसाब का होता है। यह एग्जाम आपको असली रेस जो मुख्य परीक्षा है उस तक पहुंचाने के लिए होता है केवल। और मेंस का एग्जाम है उस वो स्कोरिंग होता है, उसका जो स्कोर होता है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट होता है। साथ में जो यह एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई होते हैं वह लोग इंटरव्यू में पहुंचते हैं और इंटरव्यू भी स्कोरिंग होता है। और इन दोनों में मिलाकर आपके जिस हिसाब से स्कोर बन रहा होता है, अगर आपके 500 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आप एसडीएम या डीएसपी बन पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 चरण होते हैं आरएस एग्जाम के, आरएस प्री, आरएस मेंस और आरएस इंटरव्यू। प्री होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसका जो स्कोर है वो आपके सिलेक्शन में मैटर नहीं करता है, ऐड नहीं होता है। और मेंस है यह स्कोरिंग टेस्ट होता है, साथ में इंटरव्यू भी स्कोरिंग टेस्ट होता है। जो लोग प्री में क्वालिफाई होंगे वह मेंस में पहुंचेंगे और मेंस में जो क्वालिफाई होंगे वह इंटरव्यू इंटरव्यू में पहुंचेंगे। प्री प्री में क्वालिफाई लगभग 15 गुना लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और मेंस क्वालिफाई करने वाले लगभग 2 या 3 गुना लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। और फिर जितनी पोस्ट है, अगर 1000 पोस्ट है तो 1000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये होगा इंटरव्यू के बाद में। चलिए बढ़ते हैं हम। नोटिफिकेशन आपके सामने है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा। आरएस प्री में केवल एक ही पेपर होता है और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, इसमें एमसीक्यू होंगे। क्वेश्चन के साथ आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपको सही को चुनना होगा। और इसका जो स्कोर होता है वह अधिकतम 200 अंकों का होता है। आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वह अधिकतम 200 अंकों का होता है। 150 इसमें क्वेश्चन होते हैं और जो स्कोर होता है वह 200 नंबर्स का होता है। और मैंने बताया था आपको यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसका आपके फाइनल सिलेक्शन में इसको मेंशन नहीं किया जाता है, इसको काउंट नहीं किया जाता है। और प्रश्न पत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर का होता है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अड़ित घोषित किए जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए संगठित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है और कुछ मतलब नहीं है इसका। आगे भी देख लीजिए, वही बात दी गई है। जो इस पहला पेपर है उसका नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। यह अधिकतम 200 नंबर का होता है और इस पेपर की जो अवधि होती है वो 3 घंटे होती है। तो कुल मिला के आपके सामने आरएस प्री का पेपर है, उसमें 150 प्रश्न होंगे और 150 प्रश्न सभी एमसीक्यू टाइप के होंगे। इन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होगा और यह पेपर टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इस पेपर में अगर आप गलत आंसर करते हैं तो निगेटिव मार्किंग की जाएगी और यह निगेटिव मार्किंग 1/3 की जाएगी। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वह 150 नंबर का होता है। 150 प्रश्न इसमें होते हैं और 200 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। 3 घंटे का ये पेपर होता है और इसका नाम है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जीके एंड जीएस। ठीक है, देख लिया हमने आरएस प्रीलिम्स का जो पैटर्न किस हिसाब का होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या होता है। इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा,
एवं विरासत। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, यहाँ पर सब कुछ आ गया है, जिसमें राजस्थान का प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास दिया गया है। कला में यहाँ पे प्रदर्शन कला, वास्तुकला, नाट्य कला, लोक नाट्य, लोक देवियां सभी आएंगे। कल्चर में हम यहाँ पर मेले, त्योहार, लोक देवता, लोक देवतियां, इनका अध्ययन करेंगे। साहित्य में हम प्रारंभिक साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, और हमारे जो भी ट्रेडिशंस और जो हमारी जो भी हेरिटेज है, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास भी आर एस प्री में एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री यहाँ पर हमें पढ़नी पड़ेगी। यह तीनों ही सिलेबस में है। इसके बाद में हम देखते हैं विश्व एवं भारत का भूगोल। ज्योग्राफी है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ में जो नॉर्मल ज्योग्राफी है वह भी होती है, और इसमें जो भौतिक विभाजन है वह है। साथ में जो पर्वत पठार वगैरह, भूकंप भूकंप आदि सभी का इसमें सिलेबस दिया दिया गया है। अब हम देखते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल भी आर एस प्री के सिलेबस में अच्छा खासा वेटेज रखता है। फिर है भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, हमारी जो संघीय व्यवस्था कैसी है, राज्य की व्यवस्था कैसी है, संसदीय व्यवस्था कैसी है, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संवैधानिक आयोग, निर्वाचन आयोग, और किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था होती है, शासन प्रणाली किस हिसाब की है, सभी जो संविधान संशोधन, संवैधानिक स्रोत, संवैधानिक विकास, ये सभी इस सिलेबस में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन तक का पढ़ेंगे, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें इसमें देखना होगा, और प्रशासनिक व्यवस्था राजस्थान में कैसी है, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, जीडीपी, जीएसडीपी, हमें यहाँ पर सभी का अध्ययन करना होगा। साथ में जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और जो कुछ पॉलिसीज है, करंट में जो पॉलिसीज है वो देखेंगे, और इस वाले पोर्शन में काफ़ी कुछ करंट का वेटेज भी रहेगा। तो ये यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो गई है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है, और राजस्थान का भूगोल हो गया है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसके बाद में साइंस और टेक्नोलॉजी हो जाएगी। यहाँ पर जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी सभी है, और टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी भी है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आ जाएगी। सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी इस सिलेबस में दी गई है। और जनरल साइंस में जनरल साइंस है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा योगदान है। साथ में जो मानव शरीर पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं तार्किक एवं मानसिक योग्यता। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल यहाँ पर लगभग होते हैं 20 से 25 की संख्या में, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। अगर आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स सही है तो आपको आर एस प्री आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि जिस टॉपिक के अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आपको अच्छे से आते हैं, तो आपको इनको सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसलिए अगर आप आर एस एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपनी रीजनिंग और मैथमेटिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आप बेहतर कर लीजिए, जिससे कि आपको जो पहला चरण है, पहला चरण यानी प्रीलिम्स, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद में है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ पर राजस्थान का हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा, और वर्ल्ड का हो जाएगा। यह करंट अफेयर्स जो हमारा फंडामेंटल सिलेबस है, जो बेसिक सिलेबस है, उससे भी ऐड करके पूछा जाता है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि जो हमारे जो बेसिक सिलेबस है उसमें करंट क्या हो रहा है, उन चीज़ों को आप विशेष ध्यान देते चलिए। साथ में जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वो बिल्कुल अध्ययन करके जाइए जब आप एग्जाम में जब भी देने जा रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से लगभग हर बार 10 से 15 क्वेश्चन आर एस प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आर एस प्री आर एस प्री का एग्जाम होने के बाद में लगभग 15 गुना लोगों को आर एस मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, और यह एग्जाम
हमने अभी देखा था कि ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। आरएस प्री का एग्जाम केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका उद्देश्य एस्पिरेंट्स को केवल असली रेस में पहुंचाना होता है। असली रेस यानी आरएस मेंस, और आरएस मेंस के लिए 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाता है, और मेंस का स्कोर ही वेटेज करता है। अगर आपका स्कोर मेंस में काफी अच्छा है तो आप सिलेक्शन की दावेदारी कर पाएंगे। एक अच्छा स्कोर अगर आपके पास मेंस में होता है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन में अपनी दावेदारी कर पाएंगे। अगर मेंस में आपका स्कोर आपने केवल कट ऑफ ही क्वालिफाई किया है तो फिर आपको सिलेक्शन में बहुत परेशानी होने वाली है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आरएस मेंस का 15 गुना लोग आरएस मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, और यह जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, एनालिटिकल टाइप का होता है। हमने देखा था कि जो आरएस प्री का एग्जाम था वह एमसीक्यू टाइप का था। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके विपरीत हम देखते हैं मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। उनमें आपको एक प्रॉपर स्पेस दिया होगा, उसी स्पेस में आपको आंसर लिखना होगा, और इसमें किसी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब्जेक्टिव होगा और एनालिटिकल होगा, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। और ये एग्जाम वो टोटल 800 नंबर का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पेपर में टोटल 4 पेपर होते हैं मेंस के एग्जाम में। सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड, सामान्य अध्ययन पेपर थर्ड, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी। और सभी पेपर, प्रत्येक पेपर यहाँ पर 200-200 नंबर का है। 200 नंबर, और हर पेपर की अवधि ही 3 घंटे दी गई है। 3 घंटे में आपको एक पेपर का सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आरएस मेंस का एक पैटर्न देखा है कि प्री में 15 गुना लोग आरएस मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं, और यह जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें टोटल पेपर होते हैं वह 4 होते हैं, और प्रत्येक पेपर 200 नंबर्स का होता है, और प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे की अवधि हमें दी जाती है। अब बढ़ते हैं हम आरएस के सिलेबस की तरफ कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यह हम आरएस का जो नोटिफिकेशन है 2018 उसके अनुसार इसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जैसा कि आरएस में 4 पेपर होते हैं टोटल, और प्रत्येक 200 नंबर का होता है। हम यहाँ पर बात करेंगे पहले पेपर की। पहले पेपर में यहाँ पर 3 सेगमेंट होते हैं, 3 इकाइयां यहाँ पर होती है, जिसमें पहली इकाई आ जाएगी, उसका वेटेज होता है 75 मार्क्स। दूसरी इकाई का वेटेज यहाँ पर होता है 65 मार्क्स, और जो थर्ड इकाई होती है उसका वेटेज होता है 60 मार्क्स। पहली इकाई में हम देखेंगे, इसमें हिस्ट्री है। हिस्ट्री हो जाएगी इंडिया की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री और वर्ल्ड की हिस्ट्री। सॉरी, यहाँ पर वर्ल्ड की, हाँ, मेंस में तीनों हिस्ट्री आप यहाँ पर देखेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री देखेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे और इंडियन हिस्ट्री देखेंगे। तो जो 75 नंबर का वेटेज है उसमें इकाई 1 है, और इकाई 1 में हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन इंडि फर्स्ट इकाई में हम देखेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री और वर्ल्ड की हिस्ट्री है। इसके बाद में हम आते हैं इकाई सेकंड की तरफ। इकाई सेकंड प्रोविजन कर इकाई सेकंड में है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर वर्ल्ड की होगी, राजस्थान की होगी और इंडिया की होगी। और इसके बाद में जो इकाई थर्ड है उसमें 3 सेगमेंट दिए गए हैं, जिनका सभी का स्कोर 20-20 है। और 20 में एक में मैनेजमेंट है, एक में सोशियोलॉजी है, एक में अकाउंट्स अकाउंट्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो 60 नंबर का जो वेटेज है वो आगे जाकर 20-20 में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से जो पहला पेपर है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के बाद में हम बढ़ते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जो पहली यूनिट है, पहली इकाई का जो पहला पार्ट है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा। इसमें राजस्थान का
प्रारंभिक काल से लगभग 18वीं शताब्दी तक का इतिहास दिया हुआ है। इस दौरान के सभी राजवंश यहाँ पर पूछे गए हैं और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था यहाँ पर है। और इसके बाद में सिलेबस में दिया गया है 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं। देख लीजिए यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अवसान अवसान तक का जो पूरा इतिहास पूछ लिया गया है। उसके बाद में यह यहाँ पर पूछा जा रहा है 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं, जिनमें मुख्य रूप से 1857 की क्रांति आ चुकी है। फिर आगे है किसान एवं जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता संग्राम। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही टॉपिक मुख्य मुख्य हिस्ट्री जो हिस्ट्री है वो इन दो टॉपिक में राजस्थान की हिस्ट्री हो चुकी है। अब बाकी के जो टॉपिक है उनमें है राजस्थान का आर्ट, कल्चर, परंपरा, विरासत और साहित्य, इन तीन टॉपिक में। तो ये देख लीजिए यहाँ पर राजस्थान की ललित कला है, यहाँ पर हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, मेले, पर्व, लोक संगीत और लोक नृत्य। इसके बाद में है राजस्थान की महत्व साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां। राजस्थानी भाषा इसके सभी एरिया में लगभग कौन कौन सी बोली जाती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस में पूछा गया है लोक संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियां। यह राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और धरोहर है। यह 65 नंबर में जो राजस्थान की हिस्ट्री आएगी उसी में इंक्लूड है। पहली इकाई है, पहली इकाई का पहला पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और धरोहर। इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है जो पार्ट बी है, उसमें है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की जो ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं और वास्तुशिल्प, साहित्य आदि है। सिंधु सभ्यता मीन्स है कि भारत में जो ललित कलाओं का विकास हुआ है वो सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। तो वहां से लेकर ब्रिटिश काल तक की यहाँ पर ललित कला, प्रदर्शन कला और वास्तु परंपरा और साहित्य यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो होगा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन। प्राचीन का यहाँ पर जैन, बौद्ध, चारवाक आदि आ जाएगा। और जो मध्यकाल के हैं वो यहाँ पर सूफी और भक्ति आंदोलन यहाँ पर आ जाएंगे। जो प्राचीन है उसमें तो जैन, बौद्ध, चारवाक आदि जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उनका यहाँ पर सिलेबस में चर्चा की गई है। और जो मध्यकाल में है, मध्यकाल में जो मुख्य थे दो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उनमें एक सूफी था और एक भक्ति था। इसके बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 तक, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से इट मीन्स 1801 से हम चले तो 1965 तक आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पर पूछा गया है। 1965 तक जब भारत चीन युद्ध हुआ था और इस दौरान के महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या क्या हुए, व्यक्तित्व क्या क्या थे और मुद्दे क्या क्या हुए। और इसके बाद में हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के लिए जो भी एक्टिविटी की गई, जो जो लोग इनमें योगदान निभाया, कितने यहाँ पर चरण थे और कितनी धाराएं थी, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी, कम्युनिस्ट, इन सभी धाराओं का यहाँ पर पूछा गया है। 7 प्रमुख योगदानकर्ता, और ये योगदानकर्ता देश के कौन कौन से भागों से थे, जैसे कि साउथ इंडिया से कौन था और उत्तर सीमांत भारत से कौन था, इन सभी के बारे में अलग अलग से पूछा गया है। और यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे उठाकर मेंस में लिए जाते हैं। उसके बाद में है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर है स्वातंत्र्योत्तर सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय। देशी रियासतों का विलय कैसे हुआ? 562 देशी रियासतें थी उस समय, तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कैसे हुआ? हम देखते हैं यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर इनका पुनर्गठन हुआ था। तो ये कैसे हुआ? इस टॉपिक से एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या क्या अपनी सिफारिशें दी थी। तो जो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं उनसे सीधे सीधे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है उनका पूछने का तरीका। बाकी जैसे कि यहाँ पर ये मेंस का सिलेबस दिया गया है, क्वेश्चन भी उसी के अनुसार यहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं पहली इकाई का पार्ट सी।
यह आधुनिक विश्व का इतिहास 1950 ईस्वी तक का 1950 के बाद तक के नहीं पूछा गया है। तो जो पहला टॉपिक है वो होगा इसमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार। दूसरा टॉपिक है वो होगा प्रबोधन और औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में शुरू हुई थी। इसके बाद में है एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। फिर है विश्व युद्धों का प्रभाव। दो विश्व युद्ध है, पहला और दूसरा। उन दोनों का केवल प्रभाव पूछा गया है, कारण इनका नहीं पूछा गया है। तो केवल प्रभाव, और प्रभाव से इस बार आर एस में 2000 में क्वेश्चन आया था 2018 में कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके जो राजनीतिक प्रभाव वो क्या थे। तो प्रभाव दे रखा है तो प्रभाव से ही क्वेश्चन आएंगे, आपसे कारण नहीं पूछे जाएंगे। तो जैसा जैसा सिलेबस को आप तैयारी करने से पहले जरूरी है कि आप सिलेबस को डीपली स्टडी करें। और हम आगे के लेक्चर में इस सिलेबस को भी अच्छे से क्लासिफाइड करेंगे और इसकी डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है भारत इकाई सेकंड। इकाई सेकंड में हमने देखा था कि ये 65 मार्क्स की है और इसमें इकोनॉमिक्स आएगा। और इकोनॉमिक्स में राजस्थान की इकोनॉमिक्स आ जाएगी, इंडिया की इकोनॉमिक्स आ जाएगी और वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो 3 पार्ट है और इसका जो वेटेज है वो 65 नंबर का है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है साथ साथ में कि आरएस मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर चूंकि लैंग्वेज है तो वहां पर उसके हिसाब से हम बात करेंगे। वहां पर आधा नंबर का भी क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का भी होता है, 1 नंबर का भी होता है, 20 नंबर का भी होता है। वो उनके सामने ही उनका वेटेज दिया गया है। तो पहला जो पेपर है उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और फिर उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो 2 नंबर के टोटल क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं वो होते हैं 25। 5 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पर होंगे पहले पेपर में वो होंगे 16। और जो 10 नंबर के जो पहले पेपर में क्वेश्चन होंगे वो होंगे 7। इस तरीके से इनका टोटल वेटेज 50 हो जाता है, इसका टोटल वेटेज 80 हो जाता है और इसका टोटल वेटेज 70 हो जाता है। और जो 2 नंबर की जो वर्ड लिमिट होती है, दो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है 15 वर्ड्स और 5 नंबर वाले क्वेश्चन की लिमिट होती है 50 वर्ड्स और 10 नंबर वाले क्वेश्चन की लिमिट होती है 100 वर्ड्स। तो ये हमने पहले पेपर का क्लासिफिकेशन देख लिया है कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होगा इसका। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और इसके बाद में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। इनकी जो वर्ड लिमिट होगी 15 वर्ड्स होगी 2 मार्क्स वाले की, 5 मार्क्स वाले की वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होगी और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की वर्ड लिमिट 100 मार्क्स होगी। और 2 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन है 25 होंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन है वो 16 होंगे और 10 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन है वो 7 होंगे। यह हमने टोटल फर्स्ट पेपर में देखा है, केवल इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का नहीं बताया। इस फर्स्ट पेपर में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जो 20-20 नंबर वाले 3 सेगमेंट हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र पूछे गए हैं जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें वर्तमान के मुद्दे और पहल क्या क्या है। इसके बाद में जो सिलेबस में है वो है बैंकिंग। बैंकिंग में जो रिजर्व आरबीआई हो जाएगा और वाणिज्यिक बैंक हो जाएंगे। मुद्रा पूर्ति क्या होती है, M1, M2, M3, M4। इसके बाद में उच्चाधिकार प्राप्त मुद्रा की अवधारणा यहाँ पर है और जो एनपीए है वो भी सिलेबस में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी सिलेबस में दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी भी यहाँ पर है। आरबीआई की जो नीतियाँ क्या होती है, कौन कौन सी रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स है, साधन यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए सिलेबस में, जिनमें हम SLR, CRR, बैंक रेट, रेपो रेट आदि की बात करते हैं। इसके बाद में है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में मेनली तो जो फिस्कल है उससे संबंधित आ जाएगा। देख लीजिए आगे, भारत में कर सुधार, करों को सुधारने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए, कौन सी कमेटी थी, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी। जीएसटी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दिया गया है। फिर परिधान सिलेबस में है और कैश ट्रांसफर भी इसके सिलेबस में दिया गया है और भारत की वर्तमान जो राजकोषीय नीति भी इसके सिलेबस में है। राजकोषीय नीति में मेनली बजट यहाँ पर आ जाएगा और बजट में कौन कौन से जो मदे शामिल होती है
और वो कैसे शामिल होती है, उनका आकलन कैसे किया जाता है और एक अच्छे बजट के लिए कौन सी मदें वर्तमान में होनी चाहिए, ये सब इसमें आएगा। इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के हाल के रुझान। इसमें विदेशी पूंजी की भूमिका होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी की भूमिका किस प्रकार की होती है। फिर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से अपना रोल प्ले कर रही है। फिर होगा पीडीएस, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसका अर्थव्यवस्था में क्या रोल है। फिर होगा एफडीआई, फिर होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसके बाद में जो 12वां वित्त आयोग यहाँ पर दिया गया है, और फिर गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं यहाँ पर दी गई है। फिर हम देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिया गया सिलेबस में वैश्विक आर्थिक मुद्दे और प्रवृत्तियां, इनमें आगे सीधे सीधे पूछ लिया गया है कि विश्व बैंक के बारे में, आईएमएफ के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में इनकी क्या भूमिका होती है, ये कैसे विश्व अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले करते हैं। जो विश्व की मुख्य आर्थिक संस्थाएं हैं वो यही है, और इन संगठनों की भूमिका पूछी गई है, और यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे ही आएंगे। उसके बाद में है विकासशील, उभरते और विकसित देशों की संकल्पना। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो डिसाइड की गई है वो संकल्पना है, साथ में जो इनकी एक बेसिक थ्योरी क्या होती है वह यहाँ पर पूछी गई है कि कितने डॉलर प्रति व्यक्ति आय जिस देश की होती है वह विकासशील में माना जाएगा या विकसित में या फिर उभरते हुए देशों में। इसके बाद में हम देखते हैं वैश्विक परिदृश्य में भारत, जो वर्ल्ड विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें भारत क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कुछ रिपोर्ट्स होती है जिनके द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश का पता चलता है, और भी बहुत सी रिपोर्ट्स होती है। और आईएमएफ भी इसका एक बताता है कि क्या होता है इसमें। इसके बाद में डब्ल्यूटीओ बताता है कि उसकी जो टोटल जीडीपी है वो कितनी है देश की। ठीक है, ये हमारा जो, अब हम देखते हैं इकाई थर्ड का पार्ट सी। इकाई थर्ड के पार्ट सी में दी गई है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बेसिक स्टडी के साथ ही आपको जरूरी है कि आप इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे जरूर देखें। इकोनॉमिक सर्वे अगर यहाँ से एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, साथ में ही आपको जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे की स्टडी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेटेड डेटा होते हैं वो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही अवेलेबल होंगे। तो आप बेसिक स्टडी के साथ इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन जरूर करते हुए चले, जो लेटेस्ट होगा वह। इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर मैंने राजस्थान का बताया। इसके बाद में है जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, डेयरी और पशुपालन। फिर है औद्योगिक क्षेत्र में जो समृद्धि है वो क्या है और हाल के रुझान क्या है। उसके बाद में है राजस्थान के विशेष संदर्भ में समृद्धि, विकास और आयोजना। फिर है यहाँ पर सेवा क्षेत्र, जिसमें पर्यटन आ जाएगा मेनली, सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा, लोक प्रशासन आ जाएगा। उसके बाद में है राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएं, इनके उद्देश्य और प्रभाव। राजस्थान में आर्थिक परिवर्तन के लिए पीपीपी मॉडल क्या रोल प्ले कर रहा है। फिर है राजस्थान का जनांकीय परिदृश्य और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। जनसंख्या कितनी है और कार्यशील जनसंख्या कितनी है, बेसिकली इसका मीन ये होता है। तो यह राजस्थान की जो फर्स्ट पेपर यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड यूनिट हो चुकी है फर्स्ट पेपर की, जिसमें इकोनॉमिक्स सेकंड यूनिट हो चुकी है और फर्स्ट पेपर की जो हिस्ट्री है वो भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे यूनिट की तरफ। तीसरे यूनिट में यहाँ पर 3 टॉपिक हमने चर्चा की थी। यहाँ पर सोशियोलॉजी है, यहाँ पर मैनेजमेंट है, यहाँ पर अकाउंट्स और ऑडिटिंग है। तो ये 3 पेपर हैं और ये सभी 20-20 मार्क्स के हैं। इन पेपर्स की एक खास विशेषता होती है कि जो 20 नंबर वाले जो सेगमेंट होते हैं, जो केवल फर्स्ट और थर्ड पेपर में ही है। फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में ही जो 20-20 नंबर वाले सेगमेंट है, इनकी एक खास विशेषता होती है कि ये केवल यहाँ पर केवल 2 मार्क्स के और केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इस वाले सेगमेंट में नहीं पूछे जाते हैं।
वह केवल आपको इकोनॉमिक्स में दिखेंगे, हिस्ट्री में दिखेंगे, पॉलिटी में दिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड पेपर की अगर हम बात कर लें, और इसके अलावा आपको आईआर में दिखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देंगे। लेकिन जो 20 नंबर वाला सेगमेंट है उसमें 10 नंबर नहीं, 10 नंबर के मार्क्स या 10 नंबर के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस में इसका सीधा सीधा कहा गया है, हम आगे इसका चर्चा भी करेंगे। तो जो अब समाजशास्त्र हम यहाँ पर देखते हैं, समाजशास्त्र 20 नंबर का इसका वेटेज है, और इसमें सामाजिक मूल्य दिए गए हैं, जाति वर्ग और व्यवसाय दिया गया है। संस्कृतिकरण भी यहाँ पर भी है, एक असंस्कृतिकरण का क्वेश्चन था इस वाले टॉपिक से 2018 आरएस मेंस में। फिर वर्ण क्या होते हैं, आश्रम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, समाजशास्त्र में इनका योगदान क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, संस्कार व्यवस्था जो 16 संस्कार व्यवस्था है, सीमांतोन्नयन संस्कार इस बार आरएस मेंस में था। इसके बाद में हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता, मुद्दे एवं सामाजिक समस्याएं, राजस्थान के जनजातीय समुदाय, 3 यहाँ पर सिलेबस में दे रखे हैं, भील, मीणा एवं गरासिया। ठीक है, ये आपका सोशियोलॉजी है, ये 20 नंबर का है, और इससे केवल 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाएंगे सोशियोलॉजी से। अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रबंधन, प्रबंधन में भी 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टोटल 20 नंबर का होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 5 होगी, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या 2 होगी। तो टोटल इस तरीके से इसका वेटेज है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। प्रबंधन है, उसकी क्षेत्र अवधारणा पूछा गया है, प्रबंधन के कार्य पूछे गए हैं, जिनमें योजना, स्टाफ, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और निर्णय लेना को शामिल किया गया है। साथ में इनकी अवधारणा, इनका प्रोसेस और इनके लिए टेक्निक्स कौन कौन सी होती है वो पूछी गई है। इसके बाद में है विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण, उत्पाद मूल्य, स्थान और संवर्धन। फिर है धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा एवं उद्देश्य, वित्त के स्रोत, छोटी और लंबी अवधि पूंजी संरचना। छोटी और लंबी अवधि की पूंजी संरचना क्या होती है, और छोटी अवधि की कौन सी होती है, लंबी अवधि की कौन सी होती है। छोटी अवधि की जो कॉमर्शियल पेपर था, कॉमर्शियल पेपर से इस बार 2 नंबर का आरएस मेंस 2018 में क्वेश्चन था, जो कि एक छोटी अवधि की पूंजी संरचना है। इसके बाद में हम देखते हैं नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा और मुख्य सिद्धांत। इसमें संचार भी इसमें शामिल है, भर्ती इसमें शामिल है, चयन इसमें शामिल है, प्रेरण इसमें शामिल है, प्रशिक्षण और विकास को इसमें शामिल किया गया है, और मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत क्या होते हैं वो सिलेबस में है। ये आपका मैनेजमेंट हो चुका है। और अब हम देखते हैं ले और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, यह भी 20 नंबर का है। इसमें है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक, कार्यशील पूंजी प्रबंधन के मूल सिद्धांत, जवाबदेही और सामाजिक लेखांकन। आगे अंकेक्षण यहाँ पर पूछा गया है, उसका अर्थ क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। फिर यहाँ पर आंतरिक नियंत्रण सिलेबस में है, और यहाँ पर प्रदर्शन और कार्यकुशलता सिलेबस में है, सामाजिक प्रदर्शन और कार्यकुशलता यहाँ पर सिलेबस में है। और फिर अंत में अंकेक्षण, कार्यकुशलता अंकेक्षण यहाँ पर सिलेबस में है। फिर विभिन्न प्रकार के बजट, कि शून्य बजट क्या होता है, जेंडर बजट क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, आउटकम बजट क्या होता है, इन सभी प्रकार के बजट की यहाँ पर चर्चा की गई है, और उनके मूल सिद्धांत पूछे गए हैं। जैसे कि जीरो बजट इस बार के सिलेबस में था, जीरो बजट क्या होता है। फिर बजटीय नियंत्रण क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में है। तो 3 पोर्शन हो चुके हैं 20-20 नंबर वाले फर्स्ट पेपर के। उसमें सभी का वेटेज, प्रत्येक जो पोर्शन है उसका वेटेज 20 नंबर का है, और इस तरीके से टोटल यह पोर्शन 60 नंबर का है। और इन सभी पेपर्स में 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन होती है उनका जो नंबर्स होते हैं कि ये 5 होंगे, 2 नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो टोटल इस तरीके से 20 नंबर का ये प्रत्येक पोर्शन हो जाएगा, और टोटल 60 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फर्स्ट पेपर का देख चुके हैं कि जो पहली इकाई है वो 75 मार्क्स की है, दूसरी इकाई है वो 65 मार्क्स की है, और तीसरी इकाई है वो 60 मार्क्स की है। तो 3 इकाइयां यहाँ पर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पेपर सेकंड की तरफ।
पेपर सेकंड में 3 पोर्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें जो सेकंड पेपर है 3 पोर्शन यहाँ पर है, जिसमें जो पहला पोर्शन होगा वो एथिक्स का होगा, दूसरा पोर्शन यहाँ पर होगा वो ज्योग्राफी का होगा और तीसरा पोर्शन यहाँ पर होगा वो साइंस टेक का होगा। एथिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पर 60 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर 65 मार्क्स का होगा और साइंस टेक का जो पोर्शन है वो यहाँ पर 75 मार्क्स का होगा। और इस पेपर की जो विशेष बात ये इसमें जो 20-20 नंबर वाले जो सेगमेंट हैं वो इस पेपर में शामिल नहीं किए गए हैं, सेकंड पेपर में नहीं होते हैं ये। जो 20 नंबर वाले सेगमेंट है वो फर्स्ट और थर्ड पेपर में ही शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न पत्र सेकंड, इसकी जो पहली इकाई होगी वह होगी नीति शास्त्र एथिक्स। इसमें नीति शास्त्र मानवीय मूल्य है, जिसमें महापुरुषों, समाज सुधारकों एवं प्रशासकों के जीवन का से प्राप्त शिक्षा पूछी गई है। नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्यों से संबंधित महापुरुष, समाज सुधारक और प्रशासकों के जीवन से प्राप्त शिक्षा यहाँ पर पूछी गई है। उसके बाद में जो मानवीय मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य के पोषण में परिवार, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं का क्या योगदान होता है, ये इस सिलेबस में दिया गया है। फिर है नैतिक संप्रत्यय, इसमें रित और ऋण की अवधारणा है, कर्तव्य की अवधारणा है, शुभ और सद्गुण की अवधारणा है विभिन्न विचारकों के अनुसार। फिर है निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र की भूमिका क्या होती है, प्रशासकों का आचरण क्या होता है, मूल्य एवं राजनीतिक अभिवृत्ति क्या होती है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या होता है, इंटीग्रिटी का दार्शनिक आधार यहाँ पर पूछा गया है। फिर उसमें दी गई है भगवत गीता। भगवत गीता का क्या प्रशासन में रोल होता है, इसके क्या सिद्धांत है, वो किस तरीके से प्रशासन में अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। फिर है यहाँ पर गांधी का नीति शास्त्र, गांधी के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके नीति शास्त्र संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार का रोल कर रहे हैं और आज उनकी प्रासंगिकता क्या है, ये सब इस सिलेबस में है। फिर है भारतीय एवं विश्व के नैतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों का योगदान, भारत के कुछ दार्शनिक और विश्व के कुछ दार्शनिक जिनका एथिक्स के संबंध में योगदान है और उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, उनका नीति शास्त्र में या प्रशासन में किस हिसाब का योगदान है। उसके बाद में है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर यहाँ पर कुछ केस स्टडी भी दी गई है सिलेबस में। और फिर है संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा और उसकी उपयोगिता। तो ये सब एथिक्स के सिलेबस में है और एथिक्स का सिलेबस हमने चर्चा की थी, ये 60 मार्क्स का होगा। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। थर्ड सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे और 10 नंबर के होंगे। हमने चर्चा की थी कि 5 नंबर की जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है, 10 वाले की क्वेश्चन 100 होती है लिमिट और 2 नंबर वाले क्वेश्चन की 15 वर्ड्स लिमिट होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो अगला टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। इस सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी दी गई है, उसकी संकल्पना क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है और भारत का नैनो मिशन क्या है, ये सब इस सिलेबस में दिया गया है। फिर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इसकी जो फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो क्या है। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी और उसके अनुप्रयोग। फिर जो नाभिकीय रिएक्टर इसमें पूछे गए हैं, सैन्य तथा असैन्य उपयोग किसके नाभिकीय तकनीकी के। फिर है भारत में नाभिकीय तकनीकी के लिए जो संस्थागत संस्थाएं हैं वो क्या क्या है, कौन सी संस्थाएं इसके लिए जो रोल प्ले कर रही है, जैसे किसी मंत्रालय के अंतर्गत कोई संस्था है, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग है, ये सब यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो होगा दूरसंचार। दूरसंचार की आधारभूत संकल्पना क्या है, आमजन के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार के अनुप्रयोग क्या है। और भारतीय दूरसंचार उद्योग का इतिहास यहाँ पर पूछा गया है। फिर भारतीय दूरसंचार नीति तथा ट्राई, ये सब यहाँ पर पूछा गया है। वो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा फिजिक्स यहाँ पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होती है, सूक्ष्म वेज कौन सी होती है, रेडियो एक्टिव तरंगे कौन सी होती है, एक्स वेव कौन सी होती है, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। फिर होगा संचार व्यवस्था क्या होती है,
डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, कंप्यूटर के आधारभूत तत्व क्या होते हैं, प्रशासन में सूचना तकनीकी का क्या रोल है, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स आदि ये सब इसके सिलेबस में है। फिर है डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम है उसमें मिसाइल के प्रकार पूछे गए हैं, जिसमें सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक ये सब है। फिर विभिन्न रासायनिक और जैविक हथियार यहाँ पर पूछे गए हैं। और डीआरडीओ की विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में है। फिर द्रव्य की अवस्थाएं, जो गैस, ठोस और जो तरल वाली जो अवस्थाएं होती है द्रव्य की, वो सब यहाँ पर सिलेबस में है। फिर कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद में पीएच मापन तथा पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं। एक ये मापन होता है पीएच का, तो उसके बारे में यहाँ पर सिलेबस में है और यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन था इस बार सिलेबस में। फिर है संक्षारण और उसका निवारण। उत्प्रेरक यहाँ पर सिलेबस में, साबुन और अपमार्जक सिलेबस में दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी था 2 नंबर का, एक दोनों में अंतर पूछा गया था साबुन और अपमार्जक में। उसके बाद में बहुलक यहाँ पर सिलेबस में है। फिर थोड़ा सी बायोलॉजी आती है, मानव के पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, समन्वयन तथा जनन तंत्रों की सामान्य जानकारी यहाँ पर सिलेबस में है। फिर बायोटेक्नोलॉजी है सिलेबस में। फिर भोजन और मानव स्वास्थ्य है, जिसमें संतुलित और असंतुलित भोजन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, मादक पदार्थ क्या होते हैं, और जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप कैसे कार्य होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है। फिर है प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण की सामान्य जानकारी। फिर मानव संबंधी कुछ रोग दिए गए हैं, जिनमें अनुवांशिक रोग है, संचरणीय असंचरणीय रोग है, संक्रामक और असंक्रामक रोग है। उसके बाद में जल की गुणवत्ता एवं जल शोधन सिलेबस में है। फिर यहाँ पर राजस्थान के विषय संदर्भ में ये दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम कौन कौन से हैं, कि यहाँ पर कितने पीएचसी है, कितने सीएचसी है, कैंसर संस्थान कहाँ पर है, जो केंद्रीय संस्थान कौन सा है उसके, ये सब सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है। फिर है जो साइंस और टेक में भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, सीवी रमन हो जाएगा, सतीश धवन हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो इन्वायरमेंट भी सिलेबस में आ गया है, ये इतना पोर्शन यहाँ पर इन्वायरमेंट का है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र दिया गया है, वातावरण दिया गया है, जलवायु परिवर्तन यहाँ पर सिलेबस में पूछा गया है, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। फिर है वातावरणीय प्रदूषण एवं निम्नीकरण और अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब इन्वायरमेंट के सिलेबस में है। फिर यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक राजस्थान के सिलेबस में दिया गया है, कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में जैव विविधता तथा उसका संरक्षण। फिर राजस्थान राज्य की पारंपरिक प्रणालियों में जल संरक्षण, तालाब, नाड़ी आदि सब जो होते हैं। फिर उसके बाद में राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, डेयरी और पशुपालन। तो ये साइंस टेक हो गया है। ये 75 इसका वेटेज है आरएस मेंस में, और इसमें 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आरएस मेंस का जो सेकंड पेपर है उसकी उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं इकाई थर्ड की तरफ। इकाई थर्ड यहाँ पर है ज्योग्राफी, मेनली भूगोल एवं भूविज्ञान। इकाई थर्ड में हम देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में इसके 3 पार्ट है, जिसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो जाएगी, इंडिया की ज्योग्राफी हो जाएगी और राजस्थान की ज्योग्राफी हो जाएगी। और इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस में यहाँ पर प्रमुख भू आकृतियां दी गई है, जिनमें पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएगी, झीलें आ जाएंगी और हिमनद आ जाएंगे। इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, ये कैसे कैसे बने, इनके जो काल कौन कौन से हैं, और इनकी विशेषताएं कौन सी है, और जियो लोकेशन इनकी क्या क्या है। फिर है भूकंप एवं ज्वालामुखी। इसमें जो इनका बेसिक कंसेप्ट आएगा, इनका प्रकार आएगा, इनका वितरण क्या आएगा, और इनका प्रभाव क्या क्या हो रहा है, वह सब आ जाएगा। फिर उसके बाद में है पृथ्वी एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी की, जो भूवैज्ञानिक समय सारणी कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कौन कौन से काल आए थे, जिनमें पेलियोजोलिक, जो आर एस मेंस
2018 में इस बार पूछा गया पैलियोजोइक, और इससे पहले आरएस 2016 में पूरी ही भूवैज्ञानिक समय सारणी पूछ ली गई थी। फिर है समसामयिक भू राजनीतिक समस्याएं, ये आईआर का टॉपिक है और ज्योग्राफी का भी। फिर है इंडिया की ज्योग्राफी, यहाँ पर भी प्रमुख भौतिक पर्वत पठार, जो पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं, हिमनद है। फिर भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश, जिनमें हिमालयन प्रदेश, उत्तर का मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये सब यहाँ पर सिलेबस में है। फिर आएगा जलवायु। जलवायु इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर एस मेंस का। इसमें मानसून की उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे होती है, जो 3 या 4 जो थ्योरी है अलग अलग लोगों के अनुसार, उनकी थ्योरीज क्या है। फिर है ऋतुओं के अनुसार जलवायु दशाएं क्या होती है, किन ऋतुओं में जलवायु दशाएं कैसी कैसी होती है, फिर वर्षा का वितरण कैसा होता है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, कहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है। और फिर है जलवायु प्रदेश, जो कि मेनली कोपेन के अनुसार यहाँ पर। उसके बाद में सिलेबस में दिए गए प्राकृतिक संसाधन, जिनमें जल, वन और मृदा संसाधन के बारे में है। फिर सेल और खनिज है, इनके प्रकार और उनका उपयोग यहाँ पर सिलेबस में स्पेशली दिया गया है। फिर जो अगला लास्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, वो होगा जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि क्या है, वितरण क्या है, घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या आदि, ये सब सिलेबस में है। अब देखते हैं हम राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में प्रमुख भौतिक भू आकृतियां सिलेबस में है, जिसमें राजस्थान के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और झीलें इसके सिलेबस में है। फिर प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कि पश्चिमी मैदान, अर्धशुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान और दक्षिणी पठारी प्रदेश, ये सब इसके सिलेबस में है। फिर प्राकृतिक वनस्पति यहाँ पर सिलेबस में है, राजस्थान की जलवायु यहाँ पर सिलेबस में है। जलवायु वर्गीकरण भी यहाँ पर आ जाएगा, बरसात यहाँ पर कैसी होती है, वर्षा का वितरण कैसा है, यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण कैसा है, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम क्यों है। फिर है पशुपालन, जंगली जीव जंतु एवं उनका संरक्षण, ये राजस्थान की जैव विविधता आ गई है, जिनमें जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य आ जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाएंगे, कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर आ जाएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आ जाएंगे, वेटलैंड्स यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में है कृषि, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और उनके कौन कौन से एरिया में वो पाई जाती है, और उनके लिए जो आवश्यक जलवायु दशाएं कौन सी है। मक्का का क्वेश्चन यहाँ से था इस बार। फिर है खनिज संसाधन, दो तरह के खनिज संसाधन खनिज यहाँ पर पूछे गए हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, उनके प्रकार, वितरण और उनका औद्योगिक प्रयोग सिलेबस में है। फिर है ऊर्जा संसाधन, इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही पूछे गए हैं। गैर परंपरागत से सौर ऊर्जा से यहाँ से क्वेश्चन था इस बार। फिर है जनसंख्या एवं जनजातियां, तो यह भी राजस्थान का जो सेकंड आर एस मेंस का जो सेकंड पेपर कंप्लीट नहीं, यहाँ पर हमने देख लिया है। इसमें 3 इकाइयां थी, वो भी हमने देख ली है। पहली इकाई एथिक्स की थी, दूसरी साइंस टेक की थी, और तीसरी इकाई राजस्थान या ज्योग्राफी की थी। यह 60 मार्क्स का है, यह 75 मार्क्स का है, और यह है 65 मार्क्स का है। इस पोर्शन में 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो 20-20 नंबर वाले जो सेगमेंट्स है, वो सेकंड पेपर में नहीं है, वो केवल फर्स्ट और थर्ड पेपर में है। अब आपके सामने है आर एस मेंस का थर्ड पेपर। आर एस मेंस का जो थर्ड पेपर है, उसकी 3 इकाइयां हैं। कुल 200 मार्क्स का जो थर्ड पेपर है वो है, और इसमें इकाई होती है वह 3 होती है। पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। पहली इकाई का जो वेटेज है वो 75 मार्क्स है। दूसरी इकाई का वेटेज है, इसमें पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स होगा। दूसरी इकाई का जो वेटेज है वो यहाँ पर 65 मार्क्स है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और तीसरी इकाई का जो वेटेज है वो 60 मार्क्स होगा। इसमें आगे भी 3 जो सेगमेंट है वो दिए गए हैं, जिनमें लॉ, बिहेवियर, खेल और योगा है। यह भी 20-20 नंबर आगे और डिवाइड हो जाएगा। इस पोर्शन में, जैसा कि हमने सेकंड पेपर में देखा था कि सेकंड पेपर में जो ये 20-20 नंबर वाले सेगमेंट है वो नहीं थे, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पेपर में ये है। तो अब हम देखेंगे जो पहली इकाई है 75 नंबर की, स्पेशली पॉलिटी। पॉलिटी है,
उसका एक डिवीजन किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक तो पॉलिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद में एक ये अलग टॉपिक, इसके बाद में एक यह टॉपिक हम अलग से मान लें, फिर एक यह अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर यह थोड़ा सा आईआर का टॉपिक हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में करंट अफेयर्स का हो जाएगा। तो पॉलिटी हम जैसा कि यहाँ पर देखें तो अलग अलग डिवीजन में यहाँ पर डिवाइड है। जो पहला पार्ट है पॉलिटी का, वो स्पेसिकली जो बेसिक पॉलिटी है जिसमें संविधान का विकास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, डीपीएस की मूल कर्तव्य और फंडामेंटल राइट्स से, फिर संसदीय प्रणाली कैसी होती है, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी है, नीति आयोग के बारे में है, सीजीआई के बारे में है, और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, पीआईएल आदि सब इस सिलेबस में होगा। फिर अगला जो पार्ट है उसमें होगा राजनीतिक गत्यात्मकताएं, जिसमें भारतीय राजनीति में जो जाति, धर्म, वर्ग, जनजातीय, एथनिसिटी, भाषा आदि का क्या रोल होता है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, मतदान व्यवहार क्या होता है, ये थोड़ा सा डायनामिक टॉपिक है। और सिविल सोसाइटी और जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उनका क्या रोल होता है भारतीय राजनीति में। फिर यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनल सिक्योरिटी भी है, राष्ट्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, और फिर है सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र। इसके बाद में यहाँ पर सिलेबस में राजस्थान की राज्य राजनीति, जिसमें राजस्थान की दलीय प्रणाली के बारे में है, राजनीतिक जनांकीकी यहाँ पर पूछी गई है, और राजस्थान में जो प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण थे वो कौन से थे राजनीति में। फिर पंचायती राज और नगरीय स्वशासन संस्थाएं यहाँ पर सिलेबस में है। उसके बाद में आईआर है। आईआर में यहाँ पर 3 यूनिट दी गई है। जो पहला टॉपिक है उसमें जो बेसिक आईआर है कि आईआर का जो उदय कैसे हो रहा था, कैसे जो आईआर की जो संभावना है वो कैसे बन रही थी, जिसमें कोल्ड वॉर के टाइम से ही यह व्यवस्था पूछी गई है, और किस उस दौरान अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कैसे हुआ था, और इसके प्रतिरोध में कौन कौन सी संस्थाएं और क्षेत्रीय संगठन यहाँ पर उनका स्थापना हुई थी, और फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद उस दौरान कौन कौन से हुए थे, और पर्यावरणीय मुद्दे क्या थे। उसके बाद में जो सेकेंड यूनिट है वो सीधे सीधे भारत की विदेश नीति के बारे में है, कि भारत की विदेश नीति क्या है, यह कैसे विकसित हुई, इसके बारे में, इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं और इसके विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं, गुजरात सिद्धांत वगैरह की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। फिर कुछ द्विपक्षीय संबंध है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस एवं यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र के साथ, निरपेक्ष के साथ, ब्रिक्स के साथ, G20 के साथ आदि में भारत की भूमिका यहाँ पर पूछी गई है। और फिर कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर भू राजनीतिक घटनाएं और रणनीति विकास होते रहते हैं, जैसे कि दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, और पश्चिम एशिया में जो घटनाएं होती है और जो रणनीतिक और राजनीतिक विकास यहाँ पर होता है उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि दक्षिण चीन सागर था, उस पर आरएस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है। फिर हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सभी है, राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी से संबंधित यहाँ पर पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स से हमें इसलिए भी पढ़ना होता है कि जो बेसिक या फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अपडेट करके बताएं तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर रहता है। ये पहली इकाई हो गई है थर्ड पेपर की। उसके बाद में बढ़ते हैं इकाई सेकंड की तरफ। इकाई सेकंड है लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं। यह इकाई हमने देखी थी, 65 मार्क्स की है, और इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, 5 के और 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब लोक प्रशासन को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 2 पार्ट में हम ऐसे बांट सकते हैं कि जो पहला पोर्शन हो जाएगा वो तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है उसको हम अप्लाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकते हैं, जिसमें विकास प्रशासन को भी हम थ्योरेटिकल में ले लेंगे, विकास प्रशासन या प्रशासनिक विकास। तो ये 2 पोर्शन लोक प्रशासन को इन 2 पार्ट में बांट लेंगे, बिल्कुल पॉलिटी के तरीके से। पॉलिटी को 4 पार्ट में हमने बांटा था। तो जो थ्योरी में है वहां पर हो जाएगा प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व। फिर हो जाएगा विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है।
नवीन लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या है, क्लासिकल थ्योरी क्या है, ह्यूमन रिलेशन क्या है, बिहेवियरल थ्योरी क्या है, एनपीए क्या है, एनपीएम क्या है, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ अवधारणाएं दी गई है जिसमें पावर है, लेजिटिमेसी है और अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलीगेशन है। फिर हो जाएगा संगठन के सिद्धांत जिनमें हायरार्की हो जाएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर सिलेबस में है। फिर है प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन के कार्य कौन कौन से होते हैं और इनमें स्पेसिफिक इन्होंने दो को ही स्पेसिफाई किया है, जिसमें पहला है कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरा हो जाएगा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली ये जो दूसरी जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है ये पहले इसी टॉपिक का एक पार्ट है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम देखते हैं लोक प्रबंधन के नवीन आयाम कौन कौन से हैं। प्रबंधन में ऐसे कौन से आयाम हैं जो वर्तमान में उभरे हैं और वो बिल्कुल नए हैं। इसमें एनपी आ जाएगा, एनपीएम आ जाएगा, पब्लिक चॉइस थ्योरी भी इसी में आ जाएगी, ई गवर्नेंस यहाँ पर हो जाएगा, डिजिटल गवर्नेंस यहाँ पर हो जाएगा और फिर इसके बाद में यहाँ पर परिवर्तन का प्रबंधन भी सिलेबस में दिया गया है जो कि कर्ट लेवन की थ्योरी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक एथिक्स का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, लोक सेवा के आधारभूत मूल्य एवं अभिवृत्ति क्या होते हैं, जिसमें सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर पक्षधरता है और समर्पण है। फिर यहाँ पर सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ संबंध यहाँ पर दिया गया है कि सामान्यज्ञ क्या होता है, विशेषज्ञ क्या होते हैं, इनके आपसी संबंध किस प्रकार होते हैं और वर्तमान में जो करंट स्टेटस है वो इनका क्या है, कौन सी सेवाएं सामान्यज्ञ में आती है, कौन सी सेवाएं विशेषज्ञ में आती है। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हमने एक बार देख लिया है। अब हम देखेंगे अप्लाइड पोर्शन की तरफ। अप्लाइड पोर्शन में जो पहला पार्ट है वो है प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण। दो नियंत्रण प्रशासन में यहाँ पर पूछे गए हैं, पहला है विधायी और दूसरा है न्यायिक, और फिर इनकी पद्धतियां तकनीकें यहाँ पर सिलेबस में है। इसके बाद में है राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा एवं प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है। प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है, प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर राजस्थान में कैसा है। जो प्रशासनिक ढांचा है वो दिया गया है कि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव। फिर जिला प्रशासन सिलेबस में, जिला प्रशासन में जिलाधीश है, पुलिस अधीक्षक है, उपखंड और तहसील प्रशासन भी है और इसमें पटवारी प्रशासन भी शामिल होगा। फिर आगे होगा प्रशासनिक विकास या विकास प्रशासन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। फिर राजस्थान के कुछ आयोगों के बारे में स्पेसिफाई करके पूछा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग यहाँ पूछा गया है, राज्य निर्वाचन आयोग पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग पूछा गया है, लोकायुक्त पूछा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग पूछा गया है और राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 सिलेबस में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यह जो पेपर थर्ड था उसकी यूनिट सेकंड है। पेपर थर्ड की यूनिट सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और यह 65 नंबर का वेटेज इसका है और इसमें 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन RS मेंस में है। फिर हम बढ़ते हैं जो पेपर थर्ड की तीसरी इकाई आपके सामने है। इसमें 3 सेगमेंट है, खेल एवं योगा, व्यवहार और विधि। यह सभी 20-20 मार्क्स के होंगे यहाँ पर और इनकी एक विशेषता है कि इनमें केवल ही 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों सेगमेंट में नहीं होंगे। जो 3 सेगमेंट है, खेल, योगा, व्यवहार एवं विधि, इन तीनों में 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आपके सामने है खेल एवं योगा जो 20 नंबर का है। इस पोर्शन में भारत में खेलों की नीतियां पूछी गई है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना, इसका संगठन, यह कौन कौन से अवार्ड देती है, वशिष्ठ अवार्ड के बारे में क्वेश्चन था यहाँ से, संगठन के बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन था। फिर कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सिलेबस में दिए गए हैं जिनमें अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है। फिर सकारात्मक जीवन पद्धति, योगा,
भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला और मानव ठक्कर से इस बार के मेंस के पेपर में थे। फिर है खेलों में प्राथमिक उपचार कैसे होते हैं, क्या तकनीकियाँ होती है। फिर है भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक और पैरालंपिक में भागीदारी। ओलंपिक खेल क्या होते हैं, पैरालंपिक खेल क्या होते हैं, और भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर अच्छी भागीदारी निभाई और यहाँ पर पदक जीता, जिनमें गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर मेडल हो सकता है। ठीक है, ये हमारा जो इकाई थर्ड है उसका पहला पोर्शन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं पोर्शन सेकंड की तरफ, जिसमें यह पोर्शन है व्यवहार, इसका नाम है बिहेवियर। इसमें बुद्धि दी गई है। बुद्धि यहाँ पर संज्ञानात्मक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि है, संवेगात्मक बुद्धि है, सांस्कृतिक बुद्धि है। और हावर्ड गार्डनर का जो विविध बुद्धि सिद्धांत वो स्पेसिफाई किया गया है। और 5 नंबर का क्वेश्चन RS में 2018 में हावर्ड गार्डनर का पूछा गया है। फिर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है, शील गुण व प्रकार सिद्धांत कौन कौन से हैं, और व्यक्तित्व निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं। साथ में इसको व्यक्तित्व को मापने वाली जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें प्रोजेक्टिव और सेमी प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव सभी शामिल होगी। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अधिगम और अभिप्रेरणा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। आगे इसमें अधिगम की शैलियां यहाँ पर पूछी गई है। स्मृति के मॉडल यहाँ पर पूछे गए हैं। स्मृति क्या होती है, कि दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है, अल्पकालिक क्या होती है, और फिर है विस्मृति के कारण क्या क्या होते हैं। अभिप्रेरणा के वर्गीकरण और प्रकार के बारे में यहाँ पूछा गया है, और कार्य अभिप्रेरणा के सिद्धांत और अभिप्रेरणा का मापन, अभिप्रेरणा को कैसे मापा जाता है, यह सब सिलेबस में है। फिर है जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। इसके लिए आप स्ट्रेस को मैनेज करो, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के यहाँ पर प्रकृति, प्रकार, कारण, लक्षण, प्रभाव, ये सब पूछा गया है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट और सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन कैसे हो, इसके बारे में बताया गया है। 20 नंबर का पोर्शन है बिहेवियर भी। 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में किए जाते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से नहीं होंगे। फिर आता है पार्ट 3। थर्ड इकाई का जो पार्ट 3 है वह है विधि। यह भी 20 नंबर का है, और इसमें है विधि की अवधारणा। विधि की अवधारणा में स्वामित्व क्या होता है, कब्जा क्या होता है। विधि की अवधारणा में ही व्यक्तित्व क्या होता है, कि विधि के हिसाब से व्यक्ति किसको माना जाता है। फिर दायित्व, अधिकार और कर्तव्य यहाँ पर सिलेबस में है। फिर कुछ वर्तमान विधिक मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें RTI है, सूचना प्रौद्योगिकी विधि भी यहाँ पर पूछी गई है, साइबर अपराध पॉलिसी यहाँ पर पूछी गई है, IPR यहाँ पर पूछा गया है, बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर स्त्री और बालकों के विरुद्ध होने वाले जो अपराध है उनके लिए अधिनियम कौन कौन से हैं, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस है, 2005 का एक्ट है। फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, विशाखा गाइडलाइन इसके बारे में दी गई है। फिर है लैंगिक लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो इसे बोलते हैं। और फिर है बाल श्रमिकों से संबंधित अन्य विधियां कौन कौन सी है, संवैधानिक प्रावधान भी इसके बारे में, आर्टिकल 23 और 24। फिर है राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां कौन सी है, जिनमें भू राजस्व अधिनियम 1956 है, और टेनेंसी एक्ट है 1955। ये सब सिलेबस में है। तो ये 20 नंबर का पोर्शन है। यहाँ से भी 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। फिर हम बढ़ते हैं पेपर फोर्थ की तरफ। पेपर फोर्थ, इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें सामान्य हिंदी का जो वेटेज है वह 120 होगा। इंग्लिश का जो वेटेज है वह 80 होगा। हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी का सिलेबस। हिंदी में जो ग्रामर है वह 50 नंबर की होगी, और इस ग्रामर में हम देखते हैं कि संधि एवं संधि विच्छेद, उपसर्ग यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्यय यहाँ पर है, पर्यायवाची सिलेबस में है, विलोम शब्द भी सिलेबस में है। फिर भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग में तो एक जैसे शब्द आपको दिए गए होंगे और उनमें अर्थ आपको छांटना होगा, और उनका जो एग्जैक्ट अर्थ है वो लिखना होगा। फिर यहाँ पर वन वर्ड है, शब्द शुद्धि यहाँ पर दी गई है, वाक्य शुद्धि यहाँ पर दी गई है। मुहावरे हैं, मुहावरों का केवल वाक्य में सटीक प्रयोग करना है, यहाँ पर भावार्थ नहीं लिखना है।
और कहावत और जो लोकोक्ति होती है उनका केवल भावार्थ करना है, उनका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली होती है, वो यहाँ पर दी जाएगी। कुछ प्रशासन में उपयोग में आने वाले कुछ सामान्य शब्द हैं जो यहाँ पर आपसे उनका हिंदी में समानार्थी शब्द पूछा जाएगा। इसके बाद में है हिंदी के जो 50 अंक निर्धारित है वो होंगे इसमें कंपोजिशन पार्ट के, जिसमें संक्षिप्तीकरण आ जाएगा। यह 10 नंबर का होगा। आपसे एक लाइन या दे दी जाए, आपसे पूरा टॉपिक दिया जाएगा जिसको उसे आपको 1/3 शब्दों में लिखना पड़ेगा, साथ में उसका शीर्षक देना होगा। और इसकी शब्द सीमा 100 शब्द होगी और इसका वेटेज 10 मार्क्स होगा। फिर है पल्लवन। आपसे कोई एक सूक्ति या कोई एक लाइन किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का दोहा आदि दे दिया जाएगा और आपको उसको लगभग 100 शब्द सीमा में उसे लिखना पड़ेगा। इसका भी 10 नंबर का वेटेज यहाँ पर होगा। फिर है पत्र लेखन। 4 प्रकार के पत्र लेखन यहाँ पर दिए गए हैं। कार्यालयी पत्र, सामान्य कार्यालयी पत्र, फिर है कार्यालयी आदेश, अर्धशासकीय पत्र, अनुस्मारक। इनमें कोई सा भी एक आ सकता है। 10 नंबर का वेटेज इसका हो जाएगा। फिर प्रारूप लेखन कुछ दिए गए सिलेबस में, जिनमें अधिसूचना, निविदा, परिपत्र और विज्ञप्ति। यह भी 10 नंबर का होगा। फिर है अनुवाद। एक अंग्रेजी का अनुच्छेद दिया जाएगा जिसे आपको 75 शब्द में हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा और इसका वेटेज आपको 10 नंबर का होगा। और फिर आपके एक निबंध दिया जाएगा जो समसामयिक मुद्दों पर होगा और आपको उस पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखना पड़ेगा और यह भी आपके 10 नंबर का हो जाएगा। तो जो हिंदी है वो 120 नंबर की है, जिसमें ग्रामर का पार्ट होगा वो 50 नंबर का हो जाएगा। कंपोजिशन का पार्ट होगा वह भी 50 नंबर का हो जाएगा और इसके बाद में ऐसे होगा वह 20 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 120 नंबर डिसाइड किए गए हिंदी के। हिंदी के लिए जरूरी है कि आप वर्तनी अशुद्धि बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जहाँ पर भाषा की बात आती है तो वहां पर आप बिल्कुल शुद्धि बरतें। अब हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का जो टोटल वेटेज है वह 80 मार्क्स है, जिसमें जो ग्रामर का वेटेज है वो 20 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। और ग्रामर में यहाँ पर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज है, जिसमें आर्टिकल और डिटरमाइनर संबंधी है करेक्शन होता है। उसके बाद में ग्रामर में प्रीपोजिशन है, टेंस आते हैं, मॉडल आते हैं, एक्टिव और पैसिव आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर सिलेबस में है, ईडियम सिलेबस में है, वन वर्ड यहाँ पर सिलेबस में है, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड। फिर है कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। यह यहाँ पर आपके 30 मार्क्स में आएगा और इसमें आपके पास एक अनसीन पैसेज होगा, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको उनका आंसर लिखना है और यह प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस तरीके से यह 10 नंबर का हो जाएगा। फिर आपसे जो 5 हिंदी में सेंटेंस दिए जाएंगे उनको इंग्लिश में उनका ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यह भी आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। और फिर आपके पास में प्रीसिस राइटिंग होगी, ये 10 नंबर की हो जाएगी। फिर आपके पास में जो कंपोजिशन वाला पार्ट होगा, जिसमें एक आपको पैराग्राफ लिखना होगा, 3 आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से एक पर आपको पैराग्राफ लिखना होगा। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वह 200 वर्ड्स होगी और यह आपसे 10 नंबर का यह होगा। फिर एक एलाबोरेशन होगा, आपको कोई एक थीम दी जाएगी, उनमें से 3 में से आपको एक पर लिखना पड़ेगा, इसका वेटेज 150 वर्ड्स होगा और यह 10 नंबर का वेटेज होगा। फिर एक लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग होगी, यह भी 150 वर्ड्स में आपको लिखनी पड़ेगी और इसका वेटेज भी 10 नंबर होगा। तो जो इंग्लिश टोटल 80 नंबर की है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें 20 नंबर की यहाँ पर ग्रामर हो जाएगी, 30 नंबर का यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा और 30 नंबर का ही यहाँ पर कंपोजिशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो यह आपके सामने इंग्लिश है और ये चारों पेपर आरएस मेंस के हो चुके हैं। जो चारों पेपर होते हैं वो 800 मार्क्स के होते हैं। एक बार देख लेते हैं हम। वर्ड जो डिवीजन है वो हमने देख लिया था कि 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, पहले पेपर की बात कर रहे हैं, बात पहले पेपर की यहाँ पर हो रही है, तो 2 नंबर के यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर 16 होंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर 7 होंगे। तो ये पहला पेपर हमने देखा।
जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो 20-20 नंबर के 3 सेगमेंट थे, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और ऑडिट और अकाउंटिंग। उसके बाद में है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो 15 होंगे। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वह 14 होंगे और 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वह 10 होंगे। ठीक है। और इसमें जो 20-20 नंबर वाले सेगमेंट इसमें नहीं है, इसमें ज्योग्राफी, एथिक्स और साइंस टेक इस वाले पेपर में होगी। फिर हम देखते हैं पेपर थर्ड में वही 2 नंबर के क्वेश्चन 25 होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन 16 होंगे और 10 नंबर के क्वेश्चन 7 होंगे। ठीक है। इसके बाद में जो पेपर फोर्थ है वो हम देखते हैं। इसमें जो पार्ट बी है वो 70 नंबर का होगा, पार्ट ए 70 नंबर का है, पार्ट बी इसमें 80 नंबर का है और पार्ट सी इसमें 50 नंबर का होगा। अब हमने देखा कि आरएस में इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 और प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स का होगा। ये शुरुआत में ही देख लिया था हमने। इस तरीके से ये टोटल 800 मार्क्स का हो जाएगा और 800 मार्क्स में से आपके जितने अधिकतम नंबर आप यहाँ पर ला पाओगे, आप उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू कॉल होगा। और इंटरव्यू कॉल के लिए लगभग 2 गुना या 3 गुना लोगों को यहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा कि हम देखते हैं आरएस में 2018 की कट ऑफ 344 यहाँ की कट ऑफ है, तो लगभग आपको 350 के आसपास अपना स्कोर रखना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो और मेंस का जो स्कोर होता है, मेंस का जो भी मार्क्स होते हैं वही स्कोरिंग होते हैं। सिलेक्शन में वो किरदार निभाएंगे, यही आपको डिसाइड करेंगे कि आपका आरएस में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, आपको एसडीएम मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में टोटल 800 मार्क्स का होता है, लेकिन 800 मार्क्स की फाइनल नहीं होते हैं। इसके बाद में इंटरव्यू भी बचता है और इंटरव्यू हम देखते हैं जो साक्षात्कार होता है उसका उद्देश्य होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट करना और इसके लिए जो कुल मार्क्स है वो 100 डिसाइड किए गए हैं। तो जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो वेटेज है वह 800 800 प्लस 100 होगा और 800 और प्लस 100 मिला के टोटल 900 नंबर होते हैं। और 900 नंबर में से आप जितने अधिकतम नंबर आपको मिलेंगे, 900 में से आप जितने मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे उसी के हिसाब से आपका आरएस में सिलेक्शन कंफर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर 900 में से अगर 500 के आसपास आप अपना स्कोर रख रहे हैं तो आप हो सकता है कि फर्स्ट रैंकर आ जाए, क्योंकि आरएस 2016 में जो फर्स्ट रैंकर था उसके इंटरव्यू मेंस प्लस इंटरव्यू में मिला के टोटल 493 का स्कोर उसका रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा है कि आरएस की संपूर्ण रणनीति, इसका पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया, टोटल 900 मार्क्स इसमें होते हैं। चलिए ठीक है। लेट्स क्रैक राजस्थान में आपका एक बार फिर स्वागत है और आप सभी को थैंक्स वीडियो देखने के लिए। आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए और